हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबकी रिक्वेस्ट पे रहने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस कॉल आए थे कि मैम प्लीज़, बेशक आपने पोस्ट अपलोड कर दिया पर फिर भी मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइना बिफिडा एंड पोलियो के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दो। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफी। क्या है मस्कुलर डायस्ट्रोफी? बेटा, ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती हैं। ठीक है, जो मास है ना मसल्स का वो कम होने लग जाता है या पतला हो जाता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है? जीन्स में म्यूटेशन, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, जो वो जीन्स होते हैं, कौन से जीन्स? वो जीन्स जो हमारी हेल्दी मसल्स के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उनमें चेंजेस हो जाना, उनमें प्रॉब्लम हो जाना, यही है जेनेटिक म्यूटेशन। इसकी मेन बात क्या है बेटा? मसल्स है ना, टाइम के टाइम कमज़ोर होने लग जाती हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव है। अगर आज आपको मस्कुलर डायस्ट्रोफी 50% है, कल 60 भी होगा, 70 भी होगा, वर्स टू वर्स कंडीशन, सीवियर प्रोफाउंड लेवल तक चला जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो इंसान है, जो बच्चा है, वो अपने एरियल परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं दिक्कत पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। मसल्स वीकनेस, यानी कि मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं, चलने में दिक्कत होती है, बार बार गिरना, उठने में प्रॉब्लम, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल। कुछ केसेस में लर्निंग प्रॉब्लम और ग्रोथ डिले भी होती है। नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी के 30+ टाइप्स हैं, बट हम इसके कुछ मेन टाइप्स की बात करते हैं। तो है पहला ड्यूकेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये सबसे कॉमन टाइप है मस्कुलर डायस्ट्रोफी का। ठीक है, और ये ज़्यादातर बॉयज़ में होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि बच्चा है ना वो देर से चलना सीखता है। ठीक है, बार बार गिर जाता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन नहीं है, वैडलिंग वॉक। वैडलिंग वॉक का मतलब क्या होता है? बच्चा हिल हिल कर चलता है। ठीक है, काफ मसल्स जो हैं उसकी वो बड़े दिखते हैं। नेक्स्ट जिसके टाइप की बात करते हैं वो है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ये ड्यूकेन जैसा ही है बट उससे माइल्ड और स्लो है। मतलब जो ड्यूकेन है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, उसके कंपैरिजन में बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम है। ठीक है, इसके सिम्टम्स बेटा लेट टीनेज और एडल्टहुड में दिखाई देते हैं, जबकि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो सिम्टम्स हैं वो चाइल्डहुड में ही दिखने लग जाते हैं। ओके, तो इसके कुछ और टाइप्स हैं जिनके बारे में सिर्फ हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, जो इतने मेन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 30+ टाइप्स हैं। ठीक है, और ड्यूकेन और बेकर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस हम कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर आता है बेटा एम्ब्रिड रिफ्यूसेस। ये इसमें क्या होता है कि जॉइंट स्टिफ और हार्ट प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है मायोटोनिक, इसमें मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते। फिर FSHD, फीस और शोल्डर वीक हो जाना। कोगेंशियल बेटा जन्म से वीकनेस। ठीक है, लिम्ब ग्रिडल, मतलब कि शोल्डर और हिप की मसल्स जो है हमारी इसमें वीक रहती है। ओक्योफ्रेंजियल, इसमें हमारी आँख और गले की मसल्स वीक रहती हैं। अब जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है उसके कॉजेज़ की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट कॉज बता दिया बेटा कि जीन्स में म्यूटेशन, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन हेरिडिटी। अगर हमारे फोर फादर्स या हमारी फैमिली में कभी किसी को मस्कुलर डायस्ट्रोफी रही है पेरेंट्स में, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बच्चे में भी होगी। इन हेरिडिटी यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करती है इंस्टेड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि दो कॉजेज तो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, जेनेटिक म्यूटेशन भी और इनहेरिडिटी भी, लेकिन इनहेरिडिटी के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं इंस्टेड ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। अगर इसके प्रिवेंशन मैनेजमेंट की बात करें तो बेटा इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, बट आप किस सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। ठीक है, मेडिसिन से इसके डिसीजेज जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, वो इसके प्रोग्रेसिव को ना कम कम कर देता है। ठीक है, इसके प्रोग्रेशन को कम कर देता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं हमारे स्पाइना बिफिडा की। ठीक है, ये क्या है? स्पाइना बिफिडा क्या है? स्पाइना बिफिडा क्या है बताओ? आप लोगों से मैं पूछती हूँ क्या है बेटा? ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। क्या है? ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, जिसमें ना हमारे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कोड होती है ना, वो सही तरीके से विकसित नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। न्यूरल ट्यूब गर्भ में जो बच्चा होता है, ठीक है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, तो उस टाइम देखो, तो पहले चलो मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। न्यूरल ट्यूब क्या होती है कि गर्भ में बच्चे के विकास के समय ना बनने वाली पहली फॉर्मेशन वही होती है। न्यूरल ट्यूब
के थ्रू फिर बच्चा वो धीरे धीरे उसके पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर ना बच्चे का दिमाग, स्पाइनल कोड और उसको ढकने वाले जो टिश्यूज में ना वो बदल जाते हैं। न्यूरल ट्यूब किस में बदल जाती है, देखो और क्लियर करती हूँ, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। न्यूरल ट्यूब गर्भ में बच्चे के विकास के समय बनने वाली पहली संरचना है, पहली फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आगे चलकर ना बच्चे का दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और उसको ढकने वाले टिश्यूज में बदल जाती है, ठीक है। ये बेटा ये आमतौर पर ना कंसेप्शन के 28वें दिन तक न्यूरल ट्यूब जो है ना पूरी तरह बंद हो जाती है। लेकिन स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब का जो कोई एक हिस्सा होता है ना वो पूरी तरह बंद नहीं होता, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है या स्पाइनल कॉर्ड है वो ना अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है कंडीशन ये माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। आप बोलोगे मैम कौन सी लोकेशन, बेटा ये लोकेशन कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी में हिस्सा कहाँ से खुला हुआ है, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा कहाँ से खुला है, ऊपर से, बीच में से और कितना बड़ा है, ठीक है। स्पाइनल कोड और नसें अफेक्टेड हुई हैं या नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई बेटा, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। वैसे तो बेटा ज़रूरत पड़ने पे ना इसको सर्जरी के थ्रू भी जो है ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पहले जैसी बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो वैसी नहीं रहती। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो स्पाइना बिफिडा अकल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, छिपा हुआ, ठीक है। अब स्पाइना बिफिडा का ये सबसे माइल्ड कहते हैं ना, सबसे माइल्ड वाला टाइप है और मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है बेटा, रीढ़ की हड्डी का ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक या अधिक, जो चलो रीढ़ की चाहे एक हड्डी है चाहे बहुत सारी हड्डियाँ हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी आपने देखो ना बनी रहती हैं, उनमें ना छोटे छोटे गैप हो जाते हैं, उनका स्प्लिट हो जाना, छोटे छोटे कॉलम होते हैं, ठीक है। ये मतलब उनका गैप जो है वो हो जाना। स्पाइनल कोड है ना वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। कई बार जो इसके जो सिम्टम्स है ना वो पता भी नहीं चलते, इंसान को पूरी लाइफ पता नहीं चलता कि उसको स्पाइना बिफिडा अकल्टा है, क्योंकि मैंने बताया ना सबसे माइल्ड है। बस अगर कभी उन्हें इमरजेंसी में कोई दिक्कत हुई, एक्सरे करवा लिया, कोई अलग स्कैन करवा लिया, तब उन्हें अचानक पता चलता है, ठीक है। अब इसके सेकंड टाइप की बात करें तो मेनिनगोसिल, ठीक है, मेनिनगोसिल। इस स्पाइना बिफिडा का सबसे सीवियर टाइप है, गंभीर टाइप है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना नसें और जो टिश्यू है ना वो खुले रहते हैं, नसें और जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, वो खुले रहते हैं। इसमें बेटा जो है इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और जो पैरों की मूवमेंट है वो कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। और जो बोवल और ब्लैडर है, यानी कि हमारी जो यूरिन और जो ठीक है, मतलब ये मान लो कि जो हमारा मूत्राशय और आंत है उनको सही तरीके से काम नहीं करती, यानी कि जो हमारा यूरिन पास होता है ना, ये सब कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। फिर आता है बेटा मेनिनगोसिल, इसका थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है, ये बहुत दुर्लभ है, मतलब ये बहुत रेयर है। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में बने छेद है ना, और अच्छा बताती हूँ, चलो और इजीली बताती हूँ। रीढ़ की हड्डी का, ठीक है बेटा, रीढ़ की हड्डी का है ना कोई हिस्सा है ना खुला रह जाता है, ठीक है। मतलब रीढ़ की हड्डी के जो बना एक छेद है, जो हिस्सा है, उधर स्पेस होता है, उस पे से जो स्पाइनल फ्लूइड है ना वो बाहर आ जाता है, एक थैली, मतलब स्पाइनल वो ना एक पूरी सैक एक थैली के रूप में बाहर निकल आता है, ठीक है। ये चीज़ है, पर ये बहुत रेयर केसेस में होता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें बेटा तो स्पाइना बिफिडा है ना ज़्यादातर हिस्पैनिक और वाइट लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है। होता सब किसी के भी हो सकता है, पर हिस्पैनिक और वाइट लोगों में थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल बेबीज़ होती हैं ना, लड़कियां जो बेबीज़ होती हैं, जो फीमेल बेबीज़ होती हैं, उन्हें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। डॉक्टर को ना अभी तक इसका ना एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। और ये पता है क्यों होता है बेटा, ज़्यादातर एक वो लगाया गया अनुमान सा कि फॉलेट एसिड यानी कि विटामिन B9 की कमी से, प्रेगनेंसी में विटामिन B9 की कमी से स्पाइना बिफिडा हो जाता है, ठीक है बेटा। होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियो। किसकी बात करते हैं बेटा, पोलियो में क्या होता है, चलो पहले पोलियो की बात करते हैं। पोलियो जो है ना बेटा एक इन्फेक्टियस वायरल डिसीज़ है, ये एंटीरियो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है,
ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, ये 5 साल से कम एज के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एडल्टहुड में भी कर सकता है, इन पर वो एक कम केसेस होते में देखा गया है जब उन्होंने बचपन में कभी पोलियो की वैक्सीन ना ली हो। ठीक है बेटा, एक डाटा मिला है जिसमें 200 में से एक व्यक्ति को ना पोलियो ज़रूर पाया जाता है, और उन जिस 1% व्यक्ति को वो पाया गया है ना, जिस एक व्यक्ति को वो पाया गया है क्या पोलियो, उनके पैर ज़्यादा अफेक्टेड पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि उनके पैरों में ना लकवा हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है, और वो ज़्यादातर पैरों में ही होता है, पैरों को ही अफेक्टेड करता है। ठीक है, और डाटा में ये भी पता चला है कि जो इंसान है, जो 1% हमें मिला है, एक इंसान जो हमें मिला है 200 में से एक, जो हम इंसान की बात कर रहे हैं जिसके पैर अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला कि 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं, उनमें से 5 से 10% लोग वो भी हैं जो मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, रीज़न क्या है, जो उनकी सांस लेने की नली है ना, इसकी मांसपेशियां ना काम करना बंद कर देती हैं। अब आप पूछोगे मैम इसका क्योर है या नहीं? पोलियो का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन है, मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके प्रिवेंशन के लिए बेटा 2 टाइप की वैक्सीन दी जाती है, इनएक्टिवेटेड जो हमारे इंजेक्शन लगता है, ठीक है, दूसरी ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमारी ड्रॉप्स पिलाई जाती है बचपन में पोलियो की। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है बेटा? सर दर्द, गर्दन में अकड़न, हाथ पैरों में दर्द, उल्टी। ठीक है, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। होपफुल कि आज की आपको वीडियो समझ आई होगी, आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।